तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं व्यवसाय चुनने में सहायक नियमों का पालन करना, वो क्या है उस पर विशेष रूप से डिस्कस करते हैं। तो पहले हम लोग डिस्कस कर रखें कि चर राशि कौन सा है, अस्थिर राशि कौन सा है और द्विस्वभाव राशि कौन सा है। तो आप जानते हैं कि चर, स्थिर, द्विस्वभाव है ना, राशि का 3 प्रकार है। तो चर कौन होगा, तो मेघ, वृष, मिथुन, ये चर, स्थिर, द्विस्वभाव। फिर मेष, वृष, मिथुन के बाद कर्क, सिंह, कन्या। तो कर्क चर हो गया, स्थिर, द्विस्वभाव। इस तरह से ये सीरीज बन गया 1, 4, 7, 10। ये जितना अभी राशि है ये चर हो गया है ना, तो ये चर राशि है। दूसरा ये 2, 5, 8, 11 ये स्थिर ये स्थिर राशि है। और ये द्विस्वभाव है ना, द्विस्वभाव। इससे अब हम क्या करेंगे, तो देखना होगा कि इस जन्म कुंडली में, ये जो जन्म कुंडली है, मतलब जन्म कुंडली, कोई भी जन्म कुंडली आप उठाएं और उसके बेसिस पर जन्म कुंडली को देखें कि जो भी ग्रह बैठा है इस किसी भी कुंडली में, तो वो ग्रह किस स्थिति, मतलब किस में है ना, किस राशि में है, तो राशि का स्वभाव क्या है यहाँ। तो अगर आप पाएंगे कि जो ग्रहों का संख्या है ना, जैसे शनि, केतु, चंद्रमा है ना, यहाँ पर बुध, शुक्र, बृहस्पति, राहु और सूर्य। तो इसमें राहु और केतु को छोड़कर बाकी जितने 7 ग्रह हैं उस 7 ग्रह को काउंटिंग करें। तो देखिए ऐसे करते हैं, चर, स्थिर, द्विस्वभाव। तो यहाँ पर द्विस्वभाव में शनि है, केतु को तो छोड़ ही देंगे। तो चलिए हम यहाँ पॉइंट करते हैं, 1 प्लस दिया यहाँ पर है ना, 1 प्लस दिया, क्यों कि शनि के लिए द्विस्वभाव में आ रहा है। चर, स्थिर, द्विस्वभाव, चर, स्थिर, द्विस्वभाव। अब देखिए ये चंद्रमा भी है कहाँ, तो द्विस्वभाव वाले, तो यहाँ एक और प्लस दिए, द्विस्वभाव में 2 पॉइंट मिला। फिर चर, स्थिर, द्विस्वभाव। अब द्विस्वभाव में देखिए यहाँ फिर क्या है, राहु और सूर्य। तो राहु को तो छोड़ ही देंगे क्योंकि राहु केतु का विचार नहीं करते हैं। यहाँ सूर्य है तो एक और प्लस यहाँ देंगे, तो 3 ग्रह तो यही हो गया। फिर चर, अच्छा चर में फिर यहाँ पर आ गया कौन सा, 1, 2, 3। तो चर में हो गया कौन, बुध हो गया, शुक्र हो गया और बृहस्पति हो गए। तो ये 3 प्लस ये 3 का मतलब है कि प्लस 1 प्लस और प्लस, मतलब 3 पॉइंट इधर मिल गया है ना। तो उसके बाद फिर चलते हैं, तो यहाँ से चर, स्थिर, द्विस्वभाव, चर, स्थिर, द्विस्वभाव, ठीक है ना, चर, स्थिर, द्विस्वभाव, यहाँ तक आ गए थे। फिर चर में आ गया ये 3, फिर स्थिर, द्विस्वभाव। अच्छा यहाँ पर एक और ग्रह रखना है ना, मंगल। तो ये चर में आ रहा था, तो 1 पॉइंट और यहाँ मिलेगा है ना। चलिए जी, तो अब देखिए कि चर राशि में सब मिलाकर कितना हो गया, तो 1, 2, 3, 4। तो ये चर में हो गया है ना। तो 4 का मतलब ये है कि इसमें ज़्यादा ग्रह है, स्थिर में कोई नहीं है ना। अब समझने वाली बात हम करते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं है, और द्विस्वभाव में क्या है, तो 1, 2, 3 है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सबसे पहले तो हम लोगों ने चुन लिया कि चर राशिगत ग्रहों की संख्या कितना है, तो फाइंड आउट कर लिया, तो ये निकल गया कितना भाई, 4 है ना। उसी तरह से अगर जातक को, मतलब ऐसा समझिए कि चर राशिगत ज़्यादा संख्या है ग्रह का, तो जातक किसी स्वतंत्र व्यवसाय का करने वाला होगा। मतलब ऐसा व्यवसाय होता है जिसमें कोई चतुराई की बात हो, है ना, क्या हो, तो चतुराई की बात हो, निपुणता की, या मेल जोल करने का ढंग, या कोई व्यवहारिक तरीके से निपुण व्यक्ति हो। मतलब वैसा कार्य करेगा जिसमें उसका अपना खुद का व्यवहार सराहनीय होगा। तो ऐसा जातक जिस किसी व्यवसाय में भी अपने को मीन्स शुरू करेगा, तो वो अच्छा ऊंचा शिखर पर
पहुंचने का प्रयत्न करता है। तो ये हम बात कर रहे थे चर की। अब कहते हैं हम स्थिर में तो है नहीं कोई, लेकिन फिर भी स्थिर के बारे में डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए अब ये इसी सब कंडीशन में स्थिर ग्रह में स्थिर जितने मतलब 2, 5, 8, 11 इन सभी में स्थिर वाले में क्या होगा, तो स्थिर वाले में अगर ग्रहों की संख्या ज़्यादा होता है ना, तो ऐसे जातक की उन्नति वैसे व्यवसाय में होगी जिसमें धैर्य, शांति, सहनशीलता और दृढ़ता की आवश्यकता रहती है। तो ऐसा जातक को सरकारी नौकरी भी सफलता देने वाली होती है। तो अगर मान लीजिए स्थिर वाले में हो तो, लेकिन अस्थिर, अच्छा, आवश्यकता ये है समझने की कि अब मान लीजिए कि ऐसा जातक को सरकारी नौकरी में सफलता होगा या नहीं होगा, ये भी हम विचार कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि भाई स्थिर राशि में कितना मीन्स सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मीन्स जो भी है प्लैनेट्स वो है ज़्यादा क्या, ये देखना होता है। और अब चूँकि प्राचीन काल में ऐसा कुछ होता नहीं था सरकारी नौकरी, लेकिन हाँ जो भी होता था इस तरह का विचार करने मीन्स कोई विचार करने योग्य है। ये सब धन उपार्जन करना ये अस्थिर वालों का भी है ना, विशेष रूप से योग देखा जाता है। उसी तरह से अब बात करते हैं द्विस्वभाव। तो द्विस्वभाव में क्या है कि द्विस्वभाव में अगर है तो मतलब ज़्यादा संख्या है, ग्रहों का ज़्यादा संख्या है द्विस्वभाव में, तो क्या होगा, तो द्विस्वभाव वालों में अगर ज़्यादा संख्या है तो जातक कोई अध्यापक बन सकता है, प्रोफेसर, मास्टर मीन्स टीचिंग लाइन में हो सकता है, उसमें काम टीचिंग लाइन में काम करने वाला होगा, या फिर किरानी का नौकरी। कभी कभी देखा गया है कि द्विस्वभाव वाले लोग क्या करते हैं कि कंपनी में भी काम करते हैं, है ना। तो कंपनी में काम करने वाले भी ये लोग होते हैं द्विस्वभाव वाले, कि मतलब कभी इस कंपनी में नौकरी कर लिया, किसी दूसरे में कर लिया। सो बेसिकली चर वाले और अस्थिर वाले और द्विस्वभाव वाले में इस तरह का मीन्स भेद पाया जाता है। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि ये तो चर स्थिर द्विस्वभाव की बात कर लिया हम, उसी तरह से अगर आगे और बढ़ें कि यदि चर अस्थिर द्विस्वभाव में से मान लीजिए कि ऐसा कंडीशन होता कि ये टोटल चूँकि 4 और 3 है ना, ये 7 है, टोटल 7 है। तो अगर हम देखें कि मान लीजिए 2 प्रकार का, या तो चर अस्थिर द्विस्वभाव में से 2 में मतलब इन सभी में 2 में मान लीजिए कि बराबर बराबर ग्रह है और तीसरा में कम है, मतलब अगर देखा जाए तो ये 3, 3, 6 और +1 में किसी में 1 है, या जो भी है ओवरऑल ऐसे देखें कि 2 में बराबर बराबर है और तीसरा में कम है, तब क्या होगा, है ना। तब ऐसे पोजीशन में देखना होगा कि जिसमें बराबर बराबर है उसका मतलब दोनों में से कौन ज़्यादा बली है ना, और उनको दोनों के बलाबल पर निर्णय करना होगा, और दोनों तरह के व्यवसायों का संभावना हो सकता है। मतलब ऐसे नेचर ऑफ वर्क उस टाइप का होगा कि अगर चर वाला और स्थिर वाला बराबर बराबर ग्रह है, द्विस्वभाव में कम है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि चर और स्थिर के स्वभाव से रिलेटेड जो कार्य होगा वैसा कार्य में दोनों में भी चांस हो सकता है कि कुछ आगे बढ़ सकता है जातक। इसी तरह से और भी आगे हम बात करें कि अगर राशियाँ जो भी है, राशि और ग्रह का तत्व है ना, तो ये क्या है कि तत्व का भी इसी विषय वस्तु पर विचार करना उचित होगा। इसी तरह से और भी आगे हम बात करें कि अगर राशियाँ जो भी है, राशि और ग्रह का तत्व है ना, तो ये क्या है कि तत्व का भी इसी विषय वस्तु पर विचार करना उचित होगा कि मान लीजिए कि राशि और ग्रह का तत्व कि अगर कोई कुंडली का जो सबसे प्रबल ग्रह हो उसके विषय में देखना होगा कि वह ग्रह किस तत्व का है ना। तो जैसे मान लीजिए प्रबल देखना होता है, तो प्रबल आप कैसे देखेंगे, है ना, कि कौन ग्रह प्रबल है, तो वो उस पर भी हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि वह ग्रह जो सबसे ज़्यादा प्रबल है वह ग्रह किस तत्व का है और किस तत्व की राशि में बैठा है,
तो लग्न और लग्न से दशम का क्या तत्व है ना। जैसे मान लीजिए कि ये है तो इसका तत्व क्या है, तो जैसे मान लीजिए लग्न ये है और इससे दशम, तो मान लीजिए ये मेक ब्रिक, ठीक है ना, दूसरा नंबर है, इससे दशम ये घर होगा। तो क्या है कि ये तत्व की बात करेंगे तो ऐसे काउंटिंग करेंगे कि अग्नि पृथ्वी वायु जल, अग्नि पृथ्वी वायु जल, फिर अग्नि पृथ्वी वायु। तो ये वायु में आ रहा है ना। तो वायु मतलब लग्न से दशम राशि जो है वो वायु तत्व का है। तो राशियों का सभी मतलब जो भी राशियों और ग्रहों का तत्व विभाग हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए इस जातक की कुंडली का सबसे प्रबल ग्रह देखना होगा कि वह ग्रह किस तत्व का है। मान लीजिए इस जातक की कुंडली में सबसे पहले तो हम प्रबल ग्रह फाइंड आउट करेंगे और ये इसका तत्व क्या है ना, इसका तत्व सबसे पहले ये ढूंढते हैं। उसके बाद प्रबल ग्रह किस तत्व में है वो देखते हैं और किस तत्व की राशि में बैठा है। तो मान लीजिए प्रबल ग्रह किस राशि में है ना, राशि में भी देखना होगा कि ये राशि का तत्व क्या है ना, ये कौन सा है, तो अग्नि पृथ्वी वायु जल में से कौन सा है ना। अब क्या है कि दूसरा कंडीशन ये है कि लग्न को देखें कि ये कौन सा तत्व है ना। तो लग्न को भी देखना है, लग्न का तत्व ये देखना है कि वो कौन सा है, अग्नि पृथ्वी वायु जल में से कौन सा है ना। तो यहाँ पर कौन सा है, तो अग्नि पृथ्वी है ना, पृथ्वी वाला ये है तत्व लग्न। और लग्न से फिर दशम का तत्व क्या है, तो लग्न से ये दशम हो गया। तो हम ऐसे ही काउंटिंग करते हैं कि अग्नि पृथ्वी वायु जल, अग्नि पृथ्वी वायु जल, फिर अग्नि पृथ्वी वायु। तो वायु तत्व में कौन हुआ, तो लग्न से जो दशम का ये है तत्व वो ये हो गया। तो पृथ्वी और वायु तो यहाँ हो गया। तो अब क्या होता है कि इसमें क्या देखना है कि लग्न और लग्न से दशम का क्या तत्व है, तो इनको भी देख लेंगे। तो अब चलिए हम इसको ऐसे डिफाइन करें कि सबसे पहले क्या करना है, बलि नंबर 1 में बलि ग्रह ये देखना है किस तत्व में है। दूसरा कंडीशन क्या हुआ, दूसरा कंडीशन ये है कि बलि ग्रह की राशि है ना। तो ये क्या है, बलि ग्रह की राशि, ये दूसरा कंडीशन में देखना है, तत्व ही निर्धारण करना है। तीसरा क्या देखना है, तो तीसरा देखना है लग्न किस तत्व में है। और चौथा क्या देखना है कि दशम राशि है ना, मीन्स 4th 10th भाव का तत्व क्या है। तो ये इन चार तरह की स्थिति अनुसार विशेष रूप से तत्व को निर्धारित करना होता है। और अगर इतना सारा सब कुछ आप निकाल पाते हैं कि तत्व का है ना, जो राशि है उनमें कौन सा तत्व है और ग्रह का तत्व पता चल गया, बलि ग्रह का तत्व, बलि ग्रह की राशि का तत्व, फिर लग्न का, फिर है ना दशम राशि का, इन सभी का अगर चारों तरफ से पता चल जाता है तो अब जानिए कि अगर अग्नि तत्व का है ना, अगर अग्नि तत्व का की विशेषता है ऐसे कुंडली में, तो ऐसा जातक, तो ऐसे स्थान में जातक की उन्नति उस व्यवसाय में होगी जिसमें और मानसिक क्रियाओं का चमत्कार दिखलाना होता है। तो जैसे मान लीजिए मेंटली वो मीन्स आगे बढ़ने वाला, ऐसा कुछ पृथ्वी तत्व की विशेषता हो तो शारीरिक परिश्रम करने वाला है ना। तो ये हो गया क्या, अगर मान लीजिए अग्नि है तो मानसिक रूप से काम, मतलब वैसा काम करेगा जो ब्रेन का यूटिलाइज होगा। अब ब्रेन का यूटिलाइज कैसा होता है वो तो आप लोग समझ ही रहे। उसी तरह से अगर पृथ्वी तत्व की विशेषता अगर इस जातक के कुंडली में है तो क्या होगा, ये परिश्रम करेगा कितना, मीन्स फिजिकली हार्ड वर्क है ना, ऐसा काम करेगा तो वैसा वाला रोजगार करेगा। उसी तरह से अगर जल तत्व की विशेषता है तो जातक अपने व्यवसाय में अस्थिर नहीं होगा है ना, अपना व्यवसाय हमेशा बदलता रहता है।
है ना। अगर जल तत्व वाला है मतलब बदलाव रहेगा। उसी तरह से वायु वाले में भी इस तरह का विचार किया जाता है। तो और भी वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।